था, कैसे उठाना था उस मोबाइल को वो नहीं जानती थी। फ़ोन बजते बजते बंद हो गया और वो कमरे में अंदर भाग गई क्योंकि अब्बा अम्मा की आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों कुछ परेशान दिख रहे थे। उसने बजते मोबाइल को अपने कपड़ों के नीचे दबा दिया और बाहर निकल आई। मोबाइल की आवाज़ गो के अब भी आ रही थी, मगर सिर्फ उसके कमरे की हद तक, जबकि वो बाहर आ चुकी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि चौधरी साहब ने ज़री धी को क्यों बुलाया है। अब्बा परेशान दिख रहे थे, जबकि ज़री ये बात सुनकर खुद भी परेशान हुई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अम्मा खामोश थी। कल सुबह ही बुलाया है, तुम ले जाना, मैं खेतों पर जाऊंगा, उन्होंने लंबा सांस खींचकर कहा। नहीं अब्बा, मुझे नहीं जाना, मेरा भला क्या काम, वो घबराई घबराई बोली। जरी दी, वो बड़े लोग हैं, हमारे गांव के चौधरी हैं, न जाने तुमसे क्या काम होगा, चली जाना, और तुम्हारी माँ भी तो साथ जाएगी ना। उसे तसल्ली देकर वो अंदर चले गए, जबकि अम्मा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भीग सी गई थीं। उसे डर लग रहा था, न जाने क्या होगा। तभी उसकी आंखें भीगी। अम्मा चुपचाप कमरे में चली गई। जबकि वो सूली पर लटकती दोबारा कमरे में आई तो फ़ोन बज रहा था। वो जानती थी फ़ोन बस उसी का आ रहा होगा, और जिस तरह फ़ोन चीख रहा था उसके गुस्से का अंदाज़ा हो रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे ये फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना आता था। ऊपर से वली के बुलावे ने उसके ओसान खता कर रखे थे। तुम उसको मोबाइल देकर आया भी है या नहीं, वो चीखा। गुस्से से बुरा हाल था। इनायत को अपनी शामत साफ दिखाई दी। खान मैं उन्हीं के हाथ में देकर आया हूँ, उसने जैसे उसे यकीन दिलाना चाहा, जबकि उसकी बात पूरी होने से पहले सादाम ने उसके मुंह पे थप्पड़ खींच मारा। तुम्हारा कोई महबूब होता ना, तब हम तुमसे पूछता, तो तुम ये उल्लुओं वाला हरकत ना करता। उसको कहाँ चलाना आता है, जाहिल है हमारा महबूब भी। वो गुस्से से भन्ना रहा था। इनायत एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो अक्सर उस पर गुस्सा निकाल देता था। कुछ देर इधर से उधर चक्कर काट कर उसने फिर इनायत को देखा। कल वो हरामखोर बारात लाएगा। मोबाइल बेड पर फेंकता बोला। जी खान। इनायत ने इस बात में सर हिलाया। तो तुम कोयटा से आता उसका गाड़ी को उड़ाकर उसका टांगे तोड़ नहीं सकता? ये काम हमको खुद अपने हाथों से करना होगा, वो सख्ती से बोला। खान हो जाएगा। इनायत ने सर हिलाया। वो कल सुबह जाएगा, मगर वापस अपना कदमों पर ना आए, शाम तक आएगा, याद रखना, उसने जैसे याद दहानी कराई। हो जाएगा खान, उसने फिर यकीन दिलाया तो सादाम ने सर हिला दिया और एक बार फिर जरिश को फ़ोन मिलाया कि शायद वो उठा ले, मगर उसे सख्त गुस्सा आ रहा था। वो लड़की दुनिया से कितना दूर थी, ये बात तो वो भूल गया था कि उसने खुद ही उसे दुनिया से दूर रखा हुआ था। दिन का सूरज निकला तो जरिश जाए नमाज पर से उठी। सारी रात उसे नींद नहीं आई। अम्मा ने उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया तो उसका दिल उछल पड़ा। वो जानती थी कि वो उसे किस लिए बुला रही थी। तभी वो उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। उसकी रोई हुई घबराई हुई आंखें देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। परेशान क्यों होती है मेरी धी, मैं साथ चल रही हूँ ना, उन्होंने कहा तो वो उनका हाथ सख्ती से थामती उनके साथ होली। कुछ ही देर में वो हवेली पहुंच गए। वो पहली बार हवेली आई थी। तख्त पर बैठी बड़ी बी के अम्मा ने हाथ पर प्यार किया तो उन्होंने सर हिलाया और तस्बीह करते आंखों के इशारे से आने की वजह जानना चाही। वो जी मेरी धी को छोटे चौधरी साहब ने बुलाया था, उसने कहा तो उन्होंने हैरत से उसकी तरफ देखा। भला वली का क्या काम था इस छोकरी से, उन्होंने सोचा और बैठने का कहा और अंदर पैगाम भिजवाया। वो तवज्जो से उसकी जानिब देख रही थी जो बुरी तरह घबरा रही थी, और कुछ ही देर में अंदर से बुलावा आ गया। तुम यहीं बैठो, चौधरी जी ने सिर्फ लड़की को बुलाया है। नौकरानी बोली तो उसने अम्मा का पल्लू थाम लिया। नहीं, वो रो देने को थी। ए चल जा, मेरे पोते को और भी काम है। वो गुस्से से बोली तो अम्मा ने उसे इशारा किया और खुद अल्लाह से दुआ करने लगी कि सब खैर हो। जबकि जरिश खौफजदा सी अंदर आई। ये कमरा है चौधरी साहब का, अंदर चली जा और एहतियात से, गुस्से के तेज़ हैं, नौकरानी कहकर चली गई। जबकि जरिश की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी, मगर वो कुछ हिम्मत करके दरवाज़ा बजाकर अंदर आई तो वली ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। शीशे में उसका अक्स देखकर मुस्कुराया। आओ आओ, तुम्हारा तो कल से इंतज़ार था। सुनाओ कैसी जा रही है सादाम फजल खान से आशिकी? वैसे ज़बरदस्त, कल देखकर अंदाज़ा हो गया था कि उसकी चॉइस कमाल की है। वो जैसे जैसे बोल रहा था जरिश ज़मीन में गड़ती जा रही थी। अरे रोने क्यों लगी, तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए तो ये बातें आम हैं। तुम्हें मेरे मुंह से अपनी तारीफ लगता है पसंद नहीं आई। वो खुद पर परफ्यूम छड़कता सोफे पर बैठकर उसने घड़ी की तरफ देखा। जरिश के आंसू उसकी अपनी जूतियों पर गिरने लगे थे। चलो ठीक है, तुम अपनी आशिकी बरकरार रखो, मगर अब
اس میں چودھری ولی کی شمولیت ہوگی۔ اب تم اس کمینے کو میرے لیے الو بناؤ گی؟ نہیں، اچانک ہی زرش سختی سے بولی۔ یہ ناممکن تھا، اور ولی سے زیادہ گھٹیا اس نے کسی کو آج تک نہیں پایا تھا۔ ولی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آ گیا، جبکہ زرش اس سے خوف کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور باہر جانے کو پر تولنے لگی، جبکہ ولی نے اس کی کلائی پکڑ کر سختی سے موڑ دی۔ زیادہ زبان چلائی نا تو چیونٹی کی طرح مسل دوں گا۔ تم اب یہیں رہو گی، سمجھی؟ باقی بات تم سے میں آ کر کروں گا۔ وہ اس کو جھٹکتا باہر نکل گیا، جبکہ زرش اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح رو دی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی محبت 2 دشمنیوں کے درمیان پس جائے گی۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے فوراً صادام سے ملنا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگی اور اماں کے پاس آئی، جو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوئی، جبکہ ان کے چہرے پر الگ خوف زدگی تھی۔ اماں چلیں، اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ بڑی بی نے آواز دے کر انہیں روک لیا۔ اے چھوکری، تو یہیں رہے گی جب تک ولی واپس نہیں آتا۔ وہ مصروف سی بولی۔ بڑی بی خیریت ولی سرکار؟ اب تو پوچھے گی ہم سے؟ وہ چیخیں تو وہ خاموش ہو گئیں اور زرش کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اماں نہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ اماں آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ زرش بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ وہ بے بس ہو گئی، جبکہ چودھری سکندر نے ایک گھوری سی ڈالی تھی اس پر۔ اے اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہے؟ کل چلی جائے گی تو اپنے گھر۔ چل جا اب رقیہ کے ساتھ کچن میں، اور تو بھی جا، سر میں درد نہ کر ہمارے۔ وہ نخوت سے بولی تو اماں خاموشی سے باہر کی جانب چل دیں، جبکہ زرش سے سکتی رہی۔ صادام، اماں، ابا اور دوسری طرف ولی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتا وہ شام ہونے سے پہلے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ صادام فضل خان کے دونوں مہرے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اب وہ اپنی انگلیوں پر نچوانا چاہتا تھا صادام کو۔ تبھی وہ تیزی سے کار ڈرائیو کرتا گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کی گاڑی کی بریکیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئیں۔ وہ گاڑی سنبھال نہ سکا، گاڑی درخت میں جا بجی اور چودھری ولی کے گرد رفتہ رفتہ سارا گاؤں جمع ہونے لگا۔ مگر یہ گاؤں دشمنوں کا تھا، جہاں سے وہ ان کی عزت چھین کر بڑی شان سے آج لے کر جانے والا تھا۔ یہ جانے بغیر کے مقابل اس کی روح کھینچ لے گا، اپنی کمزوریاں اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ خان کام ہو گیا، عنایت نے کہا۔ بہت خوب عنایت، مرنا نہیں چاہیے، زندہ رکھنا اسے۔ وہ سکون سے بولا۔ زرش کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جی خان زندہ ہے، ٹانگوں پر چوٹیں آئی ہیں، ہسپتال پہنچا دیں اسے؟ وہ سوال کرنے لگا۔ صادام نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم زیادہ رحم دل نہ بنے تو بہتر ہے۔ پہلے یہ بتا وہ نیچ ملا؟ اس کا سوال اس کی جانب تھا جو اس کے خلاف ساری سازش کر گیا تھا۔ جی خان، پتہ چل جائے گا اس کا۔ تم سست ہو گیا عنایت، وہ دھاڑا۔ معافی چاہتا ہوں خان۔ عنایت سر جھکا گیا۔ اس کا مردہ لاش اس کے گاؤں میں پھینکوا دو، اس نے حکم دیا۔ جی خان۔ عنایت سر ہلاتا چلا گیا، جبکہ صادام نے موبائل پٹکا۔ ڈھولا سائیں، تم مرے گا ہمارے ہاتھوں سے، اتنا تڑپائے گا تو ہم تمہارا جان نہیں بخشے گا، وہ غصے سے بولا اور برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک کر کمرے سے نکلا۔ جانا راستے میں آ گئی۔ صادام اسے اگنور کرتا جانے لگا۔ لالا مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تو پہلی بار صادام فضل خان کی جان پر بنی۔ کھڑا ہو 1 منٹ میں، وہ تیوری بگاڑتے ہوئے بولا، اور اس کا سسکتا وجود اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ تمہارا شادی اس ولی سے نہیں ہوگا، گھبراؤ مت، اس نے اسے تسلی دی۔ جانتی ہوں، مگر میرا بھائی مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ وہ رو دی تو صادام کے لب مسکرا دیے۔ بالکل ایسے ہی زرش بھی اس کے لیے رو دیتی تھی۔ دل اس سے ملنے کو اور مچلنے لگا، مگر صادام لبوں سے ایک بھی لفظ کہے بنا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر چلا گیا۔ جانا جانتی تھی وہ اپنے اصولوں کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ آئزہ نے 2 دن کمرے میں گزار دیے تھے۔ حویلی میں ایک نئے وجود کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر اسے تو اپنی پڑی تھی۔ بخار سے اس کا وجود جھلس چکا تھا۔ آج ولی نے دوسرے گاؤں بارات لے کر جانی تھی، مگر اب تک ولی آیا ہی نہیں تھا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون سا اس نے جانا تھا، اس کی حالت تھی بھی نہیں ایسی، اور نہ ہی حویلی میں کوئی ایسا سواگت ہو رہا تھا۔ اماں سے تو وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ خود ہی کمرے سے نکل کر وہ کچن میں آئی۔ پانی کی پیاس سے گلے میں کانٹے اگائے۔ اس نے پانی پینا چاہا، کسی نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو آئزہ کی چیخ نکل گئی۔ لگتا ہے تمہیں مجھے وقت دینا چاہیے مزید، وہ ہنسا تھا۔ گھٹیا انسان ہے آپ، وہ غصے سے بولتی۔ فاصلے پر ہوئی۔
अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे ये बात अभी ही पता चली है मुझे, पहले तो नहीं पता थी। वो उसे ज़िद कर रहा था, आप कितने गलीज़ हैं। वो सिसकी, सबके सामने शरीफ इंसान शख्स, अंदर से क्या था, उसकी इज्जत का लुटेरा। वो सोच ही रही थी कि ज़रिश अचानक ही किचन में आ गई। आयज़ा ने उसकी जानिब देखा। इससे पहले कि शहरयार मुतवज्जो होता, वो वहाँ से गायब हो गई। आयज़ा को हैरत हुई, इस लड़की को तो पहले नहीं देखा था उसने यहाँ पर। दूर रहे मुझसे, इंतकाम तो ले ही लिया है आपने। वो अपनी तवज्जो सामने से अच्छे से तैयार श्यार शख्स पर करते हुए बोली, जबकि शहरयार मुस्कुराकर उसकी आंखों के फूले पपोटे देख रहा था। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंतकाम ख़त्म हो गया? वो उसके नज़दीक हुआ, जबकि आयज़ा उससे फिर दूर हुई थी। शहरयार, मुझे बख्श दे, मत गिरें इतना। वो सिसक उठी थी। मैं गिरा हूँ? मैं? आयज़ा बीबी, तुम गिरी हो। मोहब्बत की धज्जियाँ तुमने बखेरी हैं, तो उसके चीथड़े तुम्हें इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? वो उसका हाथ सख्ती से जकड़ता उसे अपने नज़दीक कर गया, जबकि आयज़ा का दिल बैठ गया। वो उससे दूर हो जाना चाहती थी। छोड़ें मुझे, वो चीखी। आवाज़ बंद करो। वो उससे ज़्यादा चीखा था। हवेली में चूंकि सब बाहर की जानिब थे, इसलिए उसको आवाज़ की कोई फिक्र नहीं थी। मोहब्बत को जलील कर दिया तुमने, और जो आप कर रहे हैं, वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाई थी। क्या कर रहा हूँ मैं? बस अपने साहब का हकूक़ ही तो वसूल कर रहा हूँ। शहरयार ने संजीदगी से उसे देखा। मैं खुद को मार लूँगी, समझे आप? दफ़ा हो जाएं आप यहाँ से। वो बुरी तरह से रोती हुई अपनी कलाई पर छुरी रख गई। आंखों में ऐसा तासुर था कि आर हो जाएगा या पार। शहरयार ने उसकी जानिब देखा और बाहर निकल गया। वो उसको नुकसान पहुँचा कर भी नुकसान नहीं देना चाहता था। तभी वो चुपचाप निकल गया, जबकि वो वहीं बैठती सिसक उठी। किसको बताए आखिर? किसको? कौन था उसका? माँ ने ही तो ये सब कराया था, और बाप उसको देखता ही कब था, और बाकी सबको कैसे कैसे अपने लुटने की दास्तान बताती। उसकी सिसकियाँ घुटी घुटी पूरे किचन में गूंजी तो ज़रिश, जो कब से बाहर खड़ी थी, उससे रहा ना गया और वो अंदर आ गई। माफ़ी चाहती हूँ बीबी जी, मगर आप ऐसे मत रोएं। वो कुछ झिझकती हुई बोली, जबकि आयज़ा ने उसकी तरफ देखा, अपने आंसू साफ किए और अपनी जगह से उठी। ज़रिश को लगा कि उसे बुरा लगा है। तभी वो खामोशी से बाहर जाने लगी कि आयज़ा की आवाज़ पर रुकी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? खुद को संभालती वो संजीदगी से बोली, वो जी, वो छोटे साहब ने बुलाया था जी, और उन्होंने कहा कि यहीं रहो। ज़रिश को रोना आया, जबकि आयज़ा को वली पर गुस्सा आया। एक भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, और जबकि दूसरा किसी और मासूम को तकलीफ़ पहुंचा रहा था। तो मत रो, चली जाओ अगर जाना चाहती हो तो। वो बोली तो लहजे में मजबूती थी। वो जी, मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरे लिए, कोई जगह नहीं। वो कब से यूं ही फिर रही थी, ना बैठने की जगह, ना सोने की। आखिर करती तो क्या? आयज़ा को उस पर तरस आया था। तुम मेरे रूम में रह लो। वो मुस्कुराई तो ज़रिश ने उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आयज़ा ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई, जबकि ज़रिश को कुछ सुकून आया था। कोई तो था रहमदिल, वरना वली से वो शिद्दत से खौफजदा थी। पूरे गांव में आग की तरह ये खबर फैली थी कि वली बहुत बुरी हालत में खेतों में पाया गया था। ये सबके लिए हैरान कुन बात थी, जबकि शहरयार सर पर पाँव रखे दौड़ा था। वली की हालत देखकर उसके कदमों तले से ज़मीन खिसकी थी। फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाकर वो डॉक्टर का इंतज़ार करने लगा, जो कि आधे घंटे बाद कमरे से बाहर निकला। छोटे चौधरी अब बेहतर हैं, ज़्यादा चोटें आई हैं, बाकी सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा। तो शहरयार ने सुकून का सांस लिया और फ़ौरन डॉक्टर से इजाज़त लेकर अंदर कमरे में वली के पास गया। तो वली होश में था, दीवार को घूर रहा था। तुम ठीक हो? वो उसका हाथ थाम कर बोला। सादाम को कत्ल करना है, उसकी बहन को कत्ल करना है, उसकी माशूका को कत्ल करना है। वो दांत कचकचा कर बोला। तो शहरयार ने सर्द सांस खींची। मैं सरपंच से बात करता हूँ, उसने कहा। बस, वली चीखा। वो जख्मी शेर लग रहा था उस वक्त। मजीद एक लफ्ज़ भी और नहीं, मजीद एक लफ्ज़ और नहीं। क्या वो मुझे मेरे बाप की तरह बेबस समझता है? वो धाड़ रहा था। शहरयार खामोश हो गया। गुस्सा तो उसे भी बहुत आया, मगर वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि वली ने भी सादाम के कलेजे पर हाथ मारा था। बदला तो निकलना ही था। तुम सब्र कर सकते हो, शहरयार ने उसे समझाना चाहा। शहरयार, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने सर्द नज़रों से उसे देखा तो वो खामोशी से बाहर निकल गया। वो जानता था कि ये सिलसिला यूं नहीं रुकेगा। इस तरह तो वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। सादाम काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था, मगर वो भूल चुका था कि यह सिर्फ वक्ती था। हॉल में बैठा सिगरेट के कश लेते हुए वो ज़रिश के बारे में सोच रहा था।
उसे वक्त नहीं मिल रहा था उसके पास जाने का और उसे मोबाइल का तरीका समझाने का। वो चाहता था कि उसके मोबाइल की टोन बार बार बजे उसके मैसेज से, मगर अफसोस वो कभी नाशकाना तरीकों को जानती थी, जबकि आज तो जश्न का दिन था। उसकी औकात और हैसियत अच्छे से याद कराकर वो काफ़ी खुश लग रहा था कि उसका मोबाइल बजा। नंबर देखकर उसकी बाछें खिली। हुक्म सरदार, वो दोस्ताना लहजे में बोला तो मुकाबिल की जानिब से कह कहा उभरा, कैसे हो खान? A1। तुम कैसा है? कैसा वापसी हुआ पाकिस्तान? वो बालों में हाथ फेरता बोला, बस लंदन की कलियों से दिल भर गया था, सोचा पाकिस्तान आ जाऊं। मुकाबिल अपनी आदत से मजबूर होकर बोला तो सादाम ने नफ़ी की, तुम नहीं सुधरने वाला, अजीब इंसान है, कभी आशिकी का मायने जान गया तो हज़ारों पर मंडलाना छोड़ देगा। वो बोला तो मुकाबिल हंसा था, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि गज़ब का इश्क हो चला है। मुकाबिल ने छेड़ा तो जरिश का हसीन चेहरा निगाहों में घूम गया उसकी। हसरत ही रह गया, यार का दीदार नहीं हो पा रहा, वो ठंडी आह भरता बोला, जबकि मुकाबिल फिर हंसा। दुनिया बहुत आगे निकल गई है मेरे भाई, मोबाइल जिंदाबाद। मुकाबिल ने जैसे उसकी तवज्जो मोबाइल पर कराई, साईं हमारा साईं ज़रा अनपढ़ सा है, बस हमारा दिल का ज़ुबान पढ़ता है, उसे कहाँ ये मोबाइल शोबाइल का पता होगा। खैर तुम कब आ रहा है, जल्दी बताएगा। सादाम ने बात बदली तो मुकाबिल ने नफ़ी की, नहीं भाई, तुम्हारे गांव की जाहिल देवियां मेरे काम की नहीं हैं, मुझे दूर रखो। और तुम्हें पता है मैं ज़रा मेंटल सा बंदा हूँ, अपनी पसंदीदा चीज़ों के बिना नहीं रह सकता। वो मजबूरी बयान करने लगा, जबकि सादाम ने ज़बरदस्त गाली से नवाजा, तुमको कल यहाँ पहुँचना है, बाबा साईं खुश होगा तुमको देखकर इधर, और हम तुम जानता है ना तुमसे ज़्यादा मेंटल है, समझा। वो हुक्मिया कहकर फ़ोन बंद कर गया, जबकि मुकाबिल अरे अरे करता रह गया। कॉल बंद करके उसने हादी की तरफ देखा, जो मोबाइल की जानिब देखता आ रहा था। हादी साईं कैसा मिजाज है? वो खुश अखलाकी की इंतहा पर था कि हादी हंसा, आज तो आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। वो उसके नज़दीक आया, अरे हम बहुत खुश अखलाक बंदा है, तुम सबको ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम सड़ा हुआ है। वो मज़े से बोला तो हादी हंस दिया, कैसे बताता कि वो वाकई सड़ा हुआ इंसान था। सादाम जबकि उसका शाना थपथपा कर चला गया था बाहर। आज घुड़सवारी का मूड था, जबकि उसका सुल्तान बाप भी बनने वाला था और वो उसी की कमर पर घुड़सवारी करना चाहता था। हादी सादाम को देखकर ऊपर जाने लगा कि किचन में उसे नूर दिखाई दी। वो किचन में आ गया जानबूझकर। उस दिन के बाद उसके दिमाग ने एक नई सोच सोच ली थी, मगर वो मयस्सर ही नहीं थी, तभी अपनी सोच पर वो अमल नहीं कर सका। वो अंदर आया तो नूर जो सलाद काट रही थी रुक गई। कॉफ़ी बना कर दो मुझे। वो चेयर पर बैठकर मसरूफ़ अंदाज में बोला। नूर का दिल किया कि इनकार कर दे, समझता क्या था वो खुद को, वो सबसे अलग था और काफ़ी अच्छा भी, जिसके देखने के अंदाज से मुकाबिल परेशान हो जाए कि न जाने वो उसका एक्सरे कर रहा था। तभी वो बिना कुछ बोले उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। हादी तिरछी नज़रों से उसी को देख रहा था। 5 मिनट में कॉफ़ी तैयार हुई और उसने वो हादी के सामने रख दी कि उसे रखने से पहले ही हादी ने उसकी उंगलियों समेत कॉफ़ी का कप थाम लिया। उसका अंदाज बहुत गलत था, जबकि लबों की तराश में अजीब मुस्कुराहट थी। नूर कांप सी गई, मगर वो बुज़दिल नहीं थी। तभी उसने उससे अपना हाथ झटक कर छुड़वाया तो कॉफ़ी का मग हादी पर गिरा। यू बिच, वो चीखा था। इससे पहले कि वो उस पर हाथ उठाता, नूर ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मुझे गाली देने के बारे में आइंदा सोचना भी मत, तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं। वो भी गुस्से से चिल्लाई। हादी से कम वो 2 साल छोटी ही थी, मगर उसके किसी भी अंदाज में घबराहट नहीं थी। हादी हैरानगी से उसे देख रहा था, जो किचन से बाहर भाग गई थी, जबकि हादी ने सारी टेबल उलट दी। तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि पनाह मांगोगी। वो मोबाइल पर नंबर डायल करता बुड़बुड़ाया। बिस्तर पर पड़कर उसको लगा कि उसके बिस्तर में आग लग गई हो। तेरी बहन तो मेरी ही बीवी बनेगी, उसने सोच में सादाम को जैसे ललकार कर कहा था, वो भी बहुत जल्द। कितनी बार तुड़वाएगा मेरी टांगे? वो शिद्दत से गुस्से से अपनी जगह से उठा। टांगों पर बाजुओं पर चोटें ज़बरदस्त आई थी, मगर नफरत की आग सकून नहीं लेने दे रही थी। तभी वो बिस्तर से उठकर चलने की कोशिश करने लगा। लड़खड़ाया, गिरा, मगर खुद ही संभलता हुआ इंतकाम की आग में जलता वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। शहरयार वहीं था, मगर उस वक्त नहीं था। कहाँ था वो नहीं जानता था। उसका खास मुलाजिम उसको देखकर दौड़कर उस तक आया और वली ने उसके बोलने से पहले उसको गाड़ी चलाने का हुक्म दिया, जिसे वो हर हाल में मानता। तभी वली की गाड़ी दुश्मनों के गांव की सिमत चल पड़ी। वो क्यों मौत के कुएं में जा रहा था, ये बात तो मुलाजिम भी नहीं जानता था, मगर वो खामोशी से चलाता गया।
खान हवेली से काफ़ी फासले पर गाड़ी रुकवा कर वो रात की स्याही में उस हवेली को देख रहा था जिसे वो जलाकर भस्म कर देना चाहता था, मगर उसके अंदर वो वजूद भी था जिसे चींटी की तरह मसल कर वो हकीकत में सादाम की टांगें और हाथ पांव तोड़ देना चाहता था। जबकि जरिश को इतनी जल्दी वो मंजर पर नहीं ला सकता था, उसके लिए तो वो फैसला कर चुका था। उसने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला। माफ़ी चाहता हूँ छोटे चौधरी, मगर आप यहाँ कहाँ? मुलाजिम समझा नहीं। अपनी मंग से मिलने जा रहा हूँ, अब इन जख्मों पर मरहम वही रखेगी, उसने सर्द लहजे में कहा तो मुलाजिम हक्का बक्का रह गया। जबकि वली आगे चलने लगा और उसके लिए घर में दाखिल होना मुश्किल नहीं था। दीवार फलांग कर वो अंदर दाखिल हुआ तो पाँव की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई। अफसोस कि वो कराह नहीं सका और इंतकाम ने उसे सुकून ना लेने दिया। वो अंदर चुपके से दाखिल हुआ। आधी रात का वक्त था। दुश्मन इतने सुकून से कैसे सो सकता है? वो मकरू हंसी हंसा था और ऊपरी जानिब गया। वो जानता था कि जाना का कमरा कौन सा है। बहुत पहले वो सारी तहकीकात करवा चुका था और वो ये भी जानता था कि सादाम भी उनकी हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। हैंडल घुमाया और किस्मत का साथ था कि दरवाज़ा खुलता चला गया। बेड पर सफ़ेद आंचल एक तरफ फैलाए, सफ़ेद लिबास में वो अपने मोमी हाथों को मेहंदी से सजाती, उड़ते बालों की आवारा लटों को बेपरवाह छोड़े हुस्न मुजस्सम उसके सामने थी। वो जैसे उसके नोखेज़ हुस्न के सहर तले बिल्कुल उसी खामोशी से कमरे में दाखिल हुआ। अजीब एहसास ने पूरे वजूद को जकड़ लिया। उसकी दिलकशी हवासों को मफलूज करने को थी कि किसी की मौजूदगी का एहसास पाकर वो मुड़ी और पटियों में जकड़े वजूद को अपने सामने देखकर बेसाख्ता उसकी चीख निकली। जिसे वली ना रोकता तो ज़रूर वो सादाम को यहाँ बुला लेती और शायद वो यहाँ से जिंदा नहीं जाता बचकर, मगर उसका मकसद कुछ और था। वो कुछ और सोचकर यहाँ आया था और अब उसकी धड़कनें मुकाबिल के हुस्न के सहर में धड़क रही थी। मगर अफसोस था देर नहीं, जल्द ही वो अपनी आंखों के जाविये बदलता सख्त खबासत भरी निगाहों से उसको देखने लगा, जो इतनी छोटी सी उससे बदला लेने के लिए उसके अस्तबल तक पहुंच गई थी। हाँ, जिसे वो पंचायत में बदनाम कर चुका था, होना तो उसे उसका ही था, ये तो तय था। क्या मेरे लिए लग रही है ये मेहंदी? वो उसके मुंह पर सख्ती मजीद बढ़ाता बोला। जाना का यकदम सांस खुश्क हुआ। उसे उस शख्स से बहुत खौफ महसूस होता था और वो कैसे उनके घर में और फिर उसी के कमरे में पहुंच गया था। वो पत्ते की तरह कांप रही थी। अरे तुम तो रोने लगी, इसमें रोने की क्या बात है? मांग हो मेरी, मगर अफसोस मुझे मेहंदी बहुत बुरी लगती है। उसने एक हाथ से उसका मोमी हाथ पकड़ा जबकि दूसरे हाथों से अब भी लबों को सख्ती से बंद किया हुआ था। जाना के लिए ये लम्हे रूह फिजा थे, मगर वो उसकी गिरफ्त में जकड़ी खड़ी थी क्योंकि पुश्त पर दीवार थी। उसके हाथ की हरकत पर उसका कांपता वजूद मजीद कांप उठा। आंसू टूट टूट कर वली के हाथ पर गिरने लगे। जाना उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, मगर वली ने उसकी सारी मेहंदी को बर्बाद कर दिया। फिर अपने हाथ को देखा जिस पर मेहंदी लग चुकी थी। वली ने उसकी सारी मेहंदी को बर्बाद कर दिया था और फिर अपने हाथ को देखा जिस पर मेहंदी लग चुकी थी और वो लड़की कितना रोए जा रही थी। उसने जाना की आंखों में देखा जो खौफ से फैल रही थी। अगर अब तुम बोली या चीखी या किसी को बुलाने की कोशिश, नहीं, तुम बोलोगी भी, चीखोगी भी और बुलाओगी भी अपने उस 2 टके के भाई को, तभी बेबी बर्दाश्त करो। मैं भी तुम्हारे जलील भाई की वजह से बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर वो फ़कत जिस्मानी तकलीफ ही दे सकता है और मैं उसको अंदरूनी अजियत दूंगा। उसको एक झटके से मोड़ता, वो उसके मुंह में उसका दुपट्टा ठूंसता, हाथ बांध गया। जाना फड़फड़ा कर रह गई। वो बेबसी से उसके मुस्कुराते लब देखने लगी। खूबसूरत हो, काफ़ी दिलकश भी, सफ़ेद रंग ज़्यादा पहनती हो और डरपोक भी हो। अगर सादाम की बहन ना होती तो तुम्हारे साथ चांस बनता था, मगर अब नहीं। उसने इधर उधर देखते हुए बेडशीट से अपने हाथ साफ कर दिए। जाना सहमी सी दीवार से लगी खड़ी थी। वली उसको तवज्जो से देखने लगा। कल परसों या उससे अगले दिन शायद तुम मेरे कमरे में हो, वहाँ मैं तुम्हारी नज़रों में इससे ज़्यादा खौफ देखना चाहूँगा। मुस्कुराता सरशार सा उसके चेहरे पर उंगलियां चलाने लगा, जबकि जाना ने उसका हाथ झटका और वली ने उसके मुंह पे थप्पड़ खींच मारा। वो वहीं रुक गई। जुर्रतें उतनी ही रखना जितनी की मैं इजाज़त दूँ। अगली बार तुम्हें देखने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ झटका तो मुस्कुराओ। वली तस्वीर बना रहा था। जाना जैसे कुछ समझने की सलाहियत ही नहीं रखती थी। वो उसी तरह उसको देखे गई, जबकि वली ने शाने उचकाकर 2-4 तस्वीरें ली जिसमें कहीं से भी जाना के बंधे हुए हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे।
वली मुतमईन सा दोबारा उसके दूर होते वजूद को देखने लगा, जो चिल्लाना चाह रही थी, मगर उसकी एक घूरी ने उसके गले में आवाज़ का गला घोंट दिया। मुलाकात बहुत करीब से होगी अगली। वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों के निशान देखकर मुस्कुराता हुआ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि जाना ने बमुश्किल अपनी चीख का गला घूंटा। सिसकियों ने पूरे कमरे को अफसुर्दगी की लपेट में ले लिया था। डर, खौफ, उसका लम्स, वो खुद को बेदर्दी से साफ करने लगी। वो दोबारा जीप में सवार हुआ तो जैसे उसे लगा कि किसी ने उसको देख लिया हो। वो बार बार मुड़कर देखने पर मजबूर हो रहा था, मगर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वो बाहर निकला, तब भी उसे लगा कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा हो, मगर पीछे मुड़ने पर वो अंधेरा, खामोशी और वही हू का आलम था। वो कंधे झटकता बाहर निकल गया। अगर कोई था भी तो सामने आता, मगर वो सामने नहीं था। तभी वली अपनी गाड़ी में सवार हुआ और ड्राइवर को चलने का इशारा किया कि अचानक नज़र मेहंदी लगे हाथ पर गई तो वो बेसाख्ता उस हाथ को काट गया, इस बुरी तरह कि उसके हाथ से मामूली खून की बूंदें निकलने लगी। एक बार तुम मेरे शिकंजे में तो फंसो, वो किसी और ही ट्रैक पर उतरकर सोच रहा था। फितरी से जज्बे उसके अंदर जाना को देख कर उठ रहे थे। फिर उसका डरना सहमना कमाल था। वो हॉस्पिटल जाने की बजाय घर आ गया था। उसका सर बुरी तरह चकरा चुका था। वो जानता था कि शहरयार उसे ढूंढते ढूंढते आधा पागल हो जाएगा। तभी उसने उसे मैसेज किया कि वो घर है। फ़ोन रखकर वो बिस्तर पर ढेर हो गया। अपनी हिम्मत से ज़्यादा उसने आज हरकत की थी। अचानक उसे अपने बनाए गए खेल का ख्याल आया। सादाम, तुम नहीं जानते कि तुम्हें कितना बड़ा सदमा लगने वाला है। वो हंसा और मोबाइल उठाकर अपने साथ खड़ी उस महजबीन को देखने लगा। फिर एक और ख्याल दिमाग में कूदा, मगर इस ख्याल को कल पर टालकर वो पुरसकून नींद सोने की कोशिश करता। उसकी टांगों में दर्द की टीसें उठी। मुलाजिम उसके कराहने पर डॉक्टर को लेने चले गए, जबकि रफ्ता रफ्ता सबको उसकी आमद की खबर हुई और सब उसके कमरे में जमा होने लगे।